हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो 2023 में पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है और फर्स्ट में पूछा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच हैव सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें सेम होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सेम ओस्मोटिक प्रेशर होता है। इनसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं और इसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 0। जो भी इसके साथ जिसका भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसमें जितना भी रीडिंग आएगा जिसका हमें कैलकुलेट करना था सिर्फ उसी का आएगा, क्योंकि इस खुद का क्या होता है? 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। इसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.6 10⁻⁻6 L मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमें सिर्फ इस यूनिट को देख के ही बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, यानी कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। अब सभी ऑर्डर के लिए अलग टाइप से यूनिट आती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे, यदि हमारे पास 0 ऑर्डर का कोई भी रिएक्शन होता तो उसके लिए यूनिट बनती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यदि हमारे पास होती फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कोई, तो उसके लिए बनता है सेकंड इनवर्स। और यदि हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती उसके लिए रेट कांस्टेंट का ये वैल्यू आता, हमारे पास यूनिट आता लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये 0 ऑर्डर। हमें कोई भी रेट कांस्टेंट दे रखा है, सिर्फ उसके पीछे का यूनिट देख के हमें बताना है कि वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इसमें दे रखा है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो कि हमारा ये किस ऑर्डर का रिएक्शन हो गया? सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया और इसमें हमें पूछा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। एक कार्बोनेट आयन दे रखा है, ठीक है, और 5 हमारे पास अमोनिया दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसके साथ कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अमीन है मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक बॉन्ड से जुड़ेगा, और ऐसे कार्बोनेट। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 5 और 1 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हमसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है। सबसे फर्स्ट हमें दे रखा है, हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 3 क्लोरीन है इसके अंदर, 1 हाइड्रोजन है फर्स्ट के अंदर, सेकंड में 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, और उससे थर्ड वाले के अंदर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, और ऐसे ही फोर्थ वाले के अंदर 4 क्लोरीन। यदि इसमें सबसे कम पूछता तो हम डाइपोल मोमेंट के लिए वैल्यू हम याद नहीं रखेंगे, हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कार्बन के चारों ओर क्या है? सेम टाइप के वो जुड़े हुए इसके साथ। अब तो यहाँ पे देखेंगे ये सेम है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए डाइपोल मोमेंट, ये जो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके इफेक्ट को इस सामने वाला कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कर देगा। और अब ये दोनों में देखेंगे कि जो दो हमारे पास है इसमें क्या है? 3, इस वाले कंपाउंड में इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और इस वाले में 1 ही क्लोरीन है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड का आएगा जिसके साथ 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अफेक्ट को कोई भी यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसमें 3 क्लोरीन है, 2 का अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन का बचेगा। इन 2 में भी क्या होगा? इनका नियरली सेम सा आएगा। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पूछा है, तो सबसे ज़्यादा हमारे में किसका हो जाएगा? CaH3Cl, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
आगे हमें एक रिएक्शन दे रखा है C6H5OCH3। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे OCH3। ये हमारे पास एनिसोल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और यहाँ पे हीट की प्रेजेंस दे रखी है 373 केल्विन। तो अब इसमें पूछा है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे इसको हीट करने से, और उसमें हमें ए और बी आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे पास इसमें बनेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस में फिनोल, मिथाइल आयोडाइड और फिनोल। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी हो गए, इसके अंदर नहीं, ये हमारे पास नहीं बनेगा, फिनोल और मिथाइल आयोडाइड। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोल और मिथाइल आयोडाइड। जो दो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, ये हम आगे पीछे लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा कोई सीरीज नहीं दे रखा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो गया। हमारे पास क्या बना है, मिथाइल आयोडाइड प्लस फिनोल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2023 के। इसमें हमें नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और उसका हमें आयुपैक नेम बताना है। तो चलिए हम इसका आयुपैक नेम देखते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर इसमें क्या दे रखा है, C6H5, यानी एक फिनाइल रिंग है इसके पास, रिंग हो गया, और उसके बाद उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, और फिर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और उसके साथ CHO ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है CHO ग्रुप। तो इसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मेन रहेगा। स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3। अब आयुपैक नेम के अंदर यदि बेंजीन रिंग को मेन चेन में नहीं ले रहे तो हम इसको लिखेंगे फिनाइल से। तो तीसरे कार्बन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 फिनाइल। तीसरे कार्बन पे एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, और 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप। अब प्रोप में भी सेकंड कार्बन पे क्या है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए यूज़ करेंगे इन। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप है, यानी कि फर्स्ट कार्बन वाला ही क्या है, CHO ग्रुप। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अल। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AL। तो ये हमारे पास इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर बट एनिलीन डज नॉट। तो ये एक सिंपल सा है बिल्कुल। इथाइल अमीन जो होता है, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। और एनिलीन के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग होती है हाइड्रोफोबिक, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगी ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स में ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे इथाइल अमीन जो है ये क्या करेगा, इज सोल्यूबल इन वाटर, इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एनिलीन क्यों डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि एनिलीन के पास क्या है, एनिलीन कंटेन हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग। इसके अंदर क्या है, एनिलीन के अंदर हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग होती है, इस वजह से ये उसके अंदर क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। एनिलीन कंटेन हाइड्रोफोबिक रिंग ड्यू टू विच इट इज़ इनसोल्यूबल, ड्यू टू विच इट इज़ इनसोल्यूबल। ऐसे भी लिख सकते हैं, एनिली बेंजीन रिंग की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसलिए सोल्यूबल नहीं है। वाटर के अंदर ऐसे कोई भी कंपाउंड दे, यदि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो सोल्यूबल है, और नहीं कर रहा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा। सीधा सा आंसर है इसका। कभी भी हमें कोई भी एक कंपाउंड दे के पूछे कि ये सोल्यूबल है, दूसरा सोल्यूबल नहीं है, तो जो सोल्यूबल है उसका रीजन ये लिखेंगे कि वो क्या करता है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो सोल्यूबल नहीं है सीधा लिख देंगे ये नहीं बनाता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। DNA के अंदर कौन सा बेस है जो RNA में नहीं है, तो हम दोनों के ही बेस लिख देते हैं। DNA के अंदर कौन सा होता है, RNA के अंदर कौन से होते हैं।
हमारे पास डीएनए के अंदर होता है थाइमिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है एडेनिन और एक होता है साइटोसिन। और आरएनए के अंदर हमारे पास थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है और बाकी के सारे सेम है, ग्वानिन भी होता है, एडेनिन भी होता है, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, तो यूरेसिल हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यूरेसिल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सिर्फ यूनिट देख के ही बताएंगे। यूनिट दे रखी है हमें सेकंड इनवर्स, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पीछे एक क्वेश्चन आया था जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें यूनिट दे रखा था जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स पीछे यूनिट लगा मिलेगा, और फर्स्ट के लिए सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यदि है तो उसमें लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा। तो इसमें ये हमारे पास सेकंड इनवर्स दे रखा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें एक आगे कंप्लीट द रिएक्शन दे रखा है, इसमें इथेनॉल दिया है, इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यदि टेम्परेचर 443 ले रखा है, 443 केल्विन, तो हमारे पास इसमें बनता है इथीन प्लस वाटर। इसमें एक बिल्कुल सेम कंडीशन हो आती है, यदि उसमें हमने सेम ले रखा है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर इससे कम है 413 किलो ये केल्विन, तो हमारे पास इसमें बनेगा ईथर। ये इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया गया है ये दोनों। एनसीईआरटी में ये दे रखा है बिल्कुल कि यदि टेम्परेचर 443 केल्विन रखेंगे तो हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन होगी, और यदि 413 केल्विन रखेंगे तो हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। ये आ चुका है, यानी कि इसके आने के चांस है, तो ये हमें ज़रूर करना है। अब आगे दे रखा है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काज, विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। तो विटामिन डी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उस बीमारी को हम बोलते हैं रिकेट्स, या फिर इसके लिए एक अदर वर्ड भी यूज होता है ओस्टियोमालेशिया, ओस्टियोमालेशिया। ये हमारे पास इसी डिजीज़ को बोलते हैं ओस्टियोमालेशिया, विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। अब आगे पूछा है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका क्या होता है, सेम ओस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आया था हमारे पास, जिन सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम एक एग्जांपल लिखें, हमारे पास हमने लिया कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोलर कंसंट्रेशन का ग्लूकोज है, ठीक है, ये होगा आइसोटोनिक विद इतने ही कंसंट्रेशन का 1.0 मोलर फ्रक्टोज। ये 1.0 मोलर ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद 1.0 मोलर फ्रक्टोज। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो है एक दूसरे से क्या है, आइसोटोनिक, यानी कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है और हमें इसका आईयूपैक नेम बताना है। तो आईयूपैक नेम के लिए सबसे पहले हमें पॉजिटिव पार्ट का नाम करना होता है। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास पोटेशियम। इसमें कभी भी जैसे इसके साथ 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो वो नंबरिंग यहाँ पे नहीं की जाती है, वो नंबरिंग इसके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में यूज हो चुकी होती है, तो वो वहाँ से ही हो जाती है। इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ऐसा नहीं लिखेंगे ट्राई पोटेशियम, डाई पोटेशियम, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम करेंगे, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बच गया। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम पहले किया जाता है, तो लिगेंड कितने हमारे पास 6 के लिए यूज़ करेंगे हेक्सा। उसके बाद साइनाइड लिगेंड है, उसको लिखेंगे साइनो। अब Fe है, इसके लिए हम इनके जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे Fe के लिए फेरम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फेरेट। कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है, तो ये क्या लिखा जाएगा, फेरेट, FeRRAT। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, तो साइनाइड के ऊपर कोऑर्डिनेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। बाहर कितना चार्ज है, +3,
+3 चार्ज को करेंगे तो बाहर हमारे पास -3 आ जाएगा, और एक साइनाइड लिगेंड के ऊपर -1 होता है, तो ऐसे यहाँ पे कितने 6, और जिसका कैलकुलेट करना है उसको x मान लेंगे। ये -6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +3। अब ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स में लिखेंगे 3। ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से? अब इसमें एक रीज़न ये है कि ये फिनोल जो है फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर ऐसी कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। तो हम इसका 1 नंबर का इक्वेशन है, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे कि फिनोल जो है फिनोल इज़ मोर एसिडिक, फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू resonance stabilization of phenoxide ion। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेक्शन ए था जो 2023 के केमिस्ट्री के सेट में आया था।